जय हिंद एवरीवन। अगर आप इस साल अग्निवीर नेवी का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। इस क्लास में जीके के टोटल 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। आप लोगों को पूरे प्रश्नों को देखना है और लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना है कि इन 25 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। अगर इन 25 प्रश्नों में से आप 22 से अधिक प्रश्न का सही जवाब दोगे तो आपका तैयारी बहुत अच्छा है। इससे पहले भी आपका नेवी का क्लास कराया गया है, रिकॉर्डेड क्लास पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो उस क्लास को भी आप लोग कर लेना। अगर 22 से कम प्रश्न आपका सही होगा तो और अच्छे से आपको तैयारी करने का जरूरत है। आपको हर रोज का क्लास करना है, ठीक है ना। आपको देखना है कि कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है और हर रोज मैं इसी तरह से यूट्यूब पर रिकॉर्डेड क्लास लेकर आऊंगा। आप लोग का कमेंट देखकर दिल खुश हो जाता है मेरे भाई। सभी लोग अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं, सभी लोग बोलते हैं कि इसी तरह से आप हर रोज क्लास लेकर आइए। चलते हैं हम लोग अपने प्रश्नों की तरफ। मेरे भाई, अगर आप अग्निवीर नेवी एमआर के पेपर का तैयारी एकदम जीरो लेवल से करना चाहते हो तो आप हमारे ऐप एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और यहाँ से ये विक्रांत बैच ले सकते हो। मेरे भाई, ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। जब आप प्ले स्टोर पर एनडीसी क्लास लिखकर सर्च मारोगे ना, उधर एप्लीकेशन आ जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। एप्लीकेशन को जब डाउनलोड कर लोगे तो सबसे पहले इसमें आपको अपना आईडी पासवर्ड बनाना है। डाउनलोड करने के बाद जब ओपन करोगे ना तो एक लॉगिन का ऑप्शन आएगा, एक रजिस्टर का। तो रजिस्टर पर क्लिक करके अपना नाम लिखना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है। सारी चीज़ें डालने के बाद जो आईडी पासवर्ड बनाए हो फिर से वही डालकर लॉगिन कर लेना है। फिर आपको पेड कोर्स में जाना है और सबसे ऊपर ही आपको दिख जाएगा नेवी एमआर भर्ती 2026 विक्रांत बैच, जिसका प्राइस सिर्फ 199 रुपया है। अगर आप इस बैच को ले लेते हो तो जितना क्लास कराया जा चुका है तो वो सारा रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा। रिकॉर्डेड क्लास का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चाहे जीके हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, सभी क्लास का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। काफ़ी सारे दोस्त एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से ये विक्रांत बैच लेकर अपने पेपर के तैयारी में लगे हुए हैं, तो आप अभी अपना तैयारी अच्छे से कर सकते हो। अब चलते हैं हम लोग अपने प्रश्नों को देख लेते हैं, कितना प्रश्न है और कितना आपका सही हो रहा है, आप गिनती करते जाना। सबसे पहला प्रश्न है, पहाड़ पर्वत से रिलेटेड लिया गया है। आपके नेवी के पेपर में पर्वत से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जाता है। निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसको ब्लू पर्वत के नाम से जाना जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। मेरे भाई, कौन सी ऐसी पहाड़ी है जिसको ब्लू पर्वत के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। देखो, जितने भी साथी नीलगिरी पहाड़ियां बता रहे हो, राइट बता रहे हो, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जो आपका नीलगिरी पहाड़ियां है तो ये कहाँ पर स्थित है मेरे भाई? ये प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ी है, ठीक है ना। मतलब जो भारत है, भारत का नक्शा आप देखते हो तो जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हिमालयन पर्वत बोलते हैं, जो ऊपर वाले हिस्सा में पर्वत रहता है, और जो नीचे वाले हिस्सा में पर्वत रहता है दक्षिणी एरिया में, तो उसको हम लोग प्रायद्वीपीय पर्वत बोलते हैं, ठीक है ना। और आपका ये प्रायद्वीपीय पर्वत है नीलगिरी पहाड़ी। और नीलगिरी पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? आपके पेपर में पूछ देता है, ठीक है ना। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? याद रखना आप सभी साथी, डोंडा बेटा है, ठीक है ना। आपके पेपर में डायरेक्ट प्रश्न पूछ देता है कि भाई नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो मेरे भाई डोंडा बेटा है, इसे आप लोग याद रखना, ठीक है ना। इसे आप लोगों को याद रखना है क्योंकि आपके पेपर में पूछा जाता है। और मेरे भाई, इसके अलावा और पूछ सकता है कि मिजोरम की जो सबसे ऊंची चोटी है फोंगपुई जिसका नाम है, ठीक है ना। क्या नाम है? फोंगपुई। ये कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। इसे आप लोग लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी ये है, आप लोग मतलब इसे लिख लेना। फोंगपुई को भी ब्लू पर्वत के नाम से जाना जाता है। अगर ऑप्शन में फोंगपुई रहेगा ना तभी भी आपको ब्लू पर्वत करके आना है। अगर ये नहीं, ये नीलगिरी पहाड़ियाँ है तो मेरे भाई इसे आपको सही करके आना है। नीलगिरी पहाड़ी का जो सबसे ऊंची चोटी है डोंडा बेटा है, ठीक है ना। चलो, आपका नेक्स्ट प्रश्न है। यहाँ बोला गया आईसीसी वोमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? आप लोग जल्दी से बताओ, बताओ मेरे भाई। यहाँ पर होगा लिखा गया है, कहाँ हुआ था आपको लिख लेना है। देखते हैं कितने लोग बताते हो। हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, ये रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लास नहीं है मेरे भाई। ये आपका हुआ था यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। बांग्लादेश में होने वाला था, ठीक है ना, लेकिन कैंसिल हो गया। और कहाँ पर हुआ? यूएई में हुआ, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। विजेता कौन सा टीम रहा? तो ये भी आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच में हुआ था, ठीक है ना। किसके किसके बीच में हुआ था? तो न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच में हुआ था। आप सभी साथियों को पता होना चाहिए।
न्यूजीलैंड एंड किसके बीच में हुआ था? दक्षिण अफ्रीका के बीच में हुआ था, ठीक है ना। आप सभी साथियों को पता होना चाहिए मेरे भाई, जो विजेता रहा वो न्यूजीलैंड रहा। जो विजेता रहा वो कौन रहा? तो वो आपका न्यूजीलैंड रहा। और मेरे भाई जो उप विजेता रहा तो वो कौन रहा? आपका उप विजेता कौन रहा? ये आपका दक्षिण अफ्रीका रहा, ठीक है ना। तो दोनों पॉइंट आप लोग याद रखना। आईसीसी वोमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो आयोजन हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था, ठीक है ना, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। और मेरे भाई न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच में फाइनल मैच हुआ था। और विजेता कौन रहा? तो न्यूजीलैंड रहा और उप विजेता दक्षिण अफ्रीका रहा। तो इतना पॉइंट आप लोग याद रखना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कतर की राजधानी कहाँ पर है? मेरे भाई राजधानी से प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी पहाड़ से प्रश्न आया था ना, तो पहाड़ से प्रश्न पूछे जाते हैं, नदी झील से पूछे जाते हैं। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे भाई अगर जापान का राजधानी पूछ देगा तो आप लोग क्या करोगे? जापान का जो राजधानी है वो आपका टोक्यो हो जाएगा। और नेपाल का राजधानी कहाँ पर हो जाएगा? नेपाल का राजधानी कहाँ पर हो जाएगा मेरे शेर? ये आपका काठमांडू हो जाएगा। और कतर का राजधानी दोहा हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन बी बता रहे हो राइट बता रहे हो। नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? जल्दी से बताओ, बताओ मेरे शेरों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर बताते हो। बताओ आप सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ मेरे भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य अगर बोलेगा तो ये आपका गुजरात हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। अब मेरे भाई गुजरात का जो तट रेखा है तो वो कितना, मतलब जो आपका तट रेखा है वो कितना उसका लंबाई है? आप सभी साथियों को पता होना चाहिए। 1214 किलोमीटर से लेकर और कम से कम 1600 किलोमीटर तक है। 1214 किलोमीटर से लेकर और कितना किलोमीटर तक है? तो 16 किलोमीटर तक है, ठीक है ना। पेपर में ये पूछा गया है कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। अगर मेरे भाई पूछ देगा कि सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य, तो आप लोग क्या करके आओगे? बताओ, सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य अगर पूछ देगा तो आप लोग क्या करके आओगे मेरे भाई? तट रेखा वाला राज्य अगर पूछ देगा तो आपको गोवा करके आना है, ठीक है ना। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य आपका गोवा हो जाएगा। गोवा का अगर क्षेत्रफल का बात करोगे तो 101 से लेकर और 160 किलोमीटर के दूरी में है, ठीक है ना। मतलब पूरा नहीं बता रहा हूँ, तट रेखा वाला राज्य पूछ रहा है। तो 101 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर तक के दूरी में है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना। अगर पेपर में पूछ देगा कि जनसंख्या की दृष्टि से, मतलब 2011 के जनगणना के अनुसार, ये पूरा आपका पूछ सकता है। 2011 के जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार अगर छोटा राज्य पूछ देगा ना जनसंख्या में, तो आप लोग क्या करके आओगे मेरे भाई? जनसंख्या में अगर छोटा राज्य पूछ देगा तो आपको ये करके आना है, सिक्किम। छोटा राज्य, ठीक है ना। छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। ये पॉइंट याद रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बड़ा राज्य पूछ देगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? अगर बड़ा राज्य पूछ देगा तो राजस्थान हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो किसके दृष्टि से? क्षेत्रफल के दृष्टि से। सारा पॉइंट आप लोग याद रखना। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। इसका जो तटरेखा का लंबाई है तो ये 1214 किलोमीटर से लेकर लगभग 1600 किलोमीटर तक है। और पूछ देगा भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य, तो गोवा हो जाएगा। गोवा का जो तटरेखा का लंबाई है 101 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर के बीच में है। और पूछ देगा जनसंख्या की दृष्टि से, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे छोटा राज्य तो सिक्किम हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा राज्य बोलेगा तो ये आपका राजस्थान हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारा पॉइंट याद रखना, ये सब आपके पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार की लंबाई कितनी है? आप लोग ये भी बताओ, कुतुब मीनार किसने बनवाया मेरे भाई? किसने बनवाया ये भी आपको बताना है। कुतुब मीनार किसने बनवाया ये भी आपको बताना है। और कहाँ पर है ये भी आपको बताना है, ठीक है ना। किसने बनवाया ये भी आपको बताना है और कहाँ पर है ये भी बताना है। देखते हैं कितने लोग बताते हो। जल्दी जल्दी से आप सभी साथी बताओ, किसने बनवाया और कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में है, ठीक है ना। कुतुब मीनार कहाँ पर है? तो ये मेरे भाई दिल्ली में है। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। और किसने बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहला मंजिल बनवाया था। उसके बाद से किसने बनवाया ये भी बताना है मेरे भाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये क्या किया था?
कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहला मंजिल बनवाया था कुतुब मीनार का, ठीक है ना। ये नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये क्या किया था, पहला मंजिल बनवाया था। उसके बाद से पूरा काम किसने करवाया, तो मेरे भाई जो पूरा काम है वो इल्तुतमिश ने करवाया, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना, पूरा काम किसने करवाया मेरे भाई, पूरा काम किसने करवाया बताओ आप सभी साथी। बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को बताया हूँ और ये सब प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इल्तुतमिश ने पूरा काम करवाया था, तो यहाँ पर आप लोग इल्तुतमिश लिख लेना, इल्तुतमिश ने पूरा काम करवाया था, ये पॉइंट आप लोग याद रखना, ठीक है ना। कुतुब मीनार जो है इसकी पूरी लंबाई कितनी है बताओ आप सभी साथी। कुतुब मीनार की जो लंबाई है कितनी है मेरे भाई, 73 मीटर है। जितने भी साथी 73 मीटर बता रहे हो, राइट बता रहे हो मेरे भाई। कहाँ पर है, दिल्ली में है। किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, पहला मंजिल बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। समझो कुतुब मीनार का नींव इसी ने रखा और काम किसने पूरा करवाया, तो इल्तुतमिश ने करवाया, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट यहाँ पर है कि लैन का पूरा नाम क्या है, जल्दी से बताओ, इसमें टाइम नहीं लेना है। लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है ना। लोकल एरिया नेटवर्क होता है लैन का पूरा नाम, तो ये आप लोग याद रखना। लैन का पूरा नाम क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ये भी आपका पूछा गया है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी कप का संबंध किससे है। अभी कल ही मैं एप्लीकेशन में ये चैप्टर कराया था, जो आपका इंदिरा गांधी कप है, मतलब क्रिकेट से रिलेटेड जितना भी कप है, बैडमिंटन से रिलेटेड जितना कप है, हॉकी से रिलेटेड जितना कप है, फुटबॉल से रिलेटेड जितना कप है, सारी चीज़ें कल मैं एप्लीकेशन में कराया था। ओलंपिक खेल के बारे में बताया था, पैरा ओलंपिक खेल के बारे में बताया था, एशियन गेम के बारे में बताया था, मतलब खेल से रिलेटेड सारा प्रश्न मैं आपको बताया था। और आज भी एप्लीकेशन में यही क्लास चलेगा, मतलब खेल वाला ही चलेगा, ठीक है ना। आज हम लोग खेल समाप्त करेंगे मेरे भाई। अगर आप अग्निवीर नेवी एमआर का तैयारी एकदम अच्छे से करना चाहते हो ना, तो आप ये एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से विक्रांत बैच ले लेना, क्योंकि विक्रांत बैच में बहुत अच्छे से सारे क्लास को कराया गया है, ठीक है ना। अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो फाइनल सिलेक्शन ले जाओगे, अगर मकरागिरी करोगे तब तो दिक्कत होगा ही होगा। बताओ इंदिरा गांधी कप का संबंध किससे है मेरे भाई, बताओ, देखते हैं कितने लोग बताते हो इसका राइट आंसर। चलो, अगर आगा खा या नेहरू कप बोल देगा तो ये आपका हॉकी से हो जाएगा। बोल देगा आगा खा कप का संबंध किससे है या नेहरू कप का संबंध किससे है, तो आप लोग क्या करोगे मेरे भाई, आगा खा कप और नेहरू कप का संबंध ये आपका हॉकी से हो जाएगा, ठीक है ना। और मेरे भाई इंदिरा गांधी अगर पूछ दिया है तो क्या करोगे, ये आपका बॉक्सिंग हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, कोई भी डाउट नहीं है। और अगर फीफा विश्व कप या डूरंड कप बोल देगा तो आप क्या करोगे, अगर बोल देगा कि फीफा वर्ल्ड कप, फीफा विश्व कप अगर बोल देगा तो मेरे भाई ये आपका हो जाएगा फुटबॉल, ठीक है ना। इसके साथ साथ अगर मेरे भाई डूरंड कप बोल देगा तो डूरंड कप भी आपका क्या हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये भी आपका फुटबॉल हो जाएगा। अगर संतोष ट्रॉफी बोल देगा तो मेरे शेर संतोष ट्रॉफी भी आपका क्या हो जाएगा, संतोष ट्रॉफी भी आपका हो जाएगा फुटबॉल। तो ये आप लोग याद रखना, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि किस ग्रह का कोई और घूमने वाला उपग्रह नहीं है। बताओ आप लोग कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, और सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं ये भी आपको बताना है मेरे भाई। मैं आपको बहुत अच्छे से सोलर सिस्टम समझाया हूँ। सोलर सिस्टम से एक प्रश्न आपके पेपर में पूछेगा। जिस टाइम मेरा सिलेक्शन हुआ था ना इंडियन नेवी में, तो उस टाइम भी सोलर सिस्टम से एक प्रश्न पूछा गया था, ब्रह्मांड के बारे में पूछा गया था। तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए सबसे अधिक उपग्रह, ये ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, बहुत अच्छे से मैं बताया हूँ बैच में। सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं ये भी आपको बताना है। ये जो उपग्रह होते हैं ना, ये ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। और जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। और सोलर सिस्टम जो होता है, पूरा सौरमंडल होता है, तो उसका मुखिया कौन होता है, उसका मुखिया सूर्य ही होता है, ठीक है ना। सूर्य का सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। तो बताओ मेरे भाई, ये आपका है सबसे अधिक उपग्रह शनि का हो जाएगा, शनि का सबसे अधिक उपग्रह हो जाएगा, ठीक है ना, शनि ग्रह का। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। अगर बड़ा ग्रह आपके पेपर में पूछ देगा तो क्या करोगे मेरे भाई, बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर यहीं पर पूछ देगा कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है मेरे भाई, अगर सबसे छोटा ग्रह पूछ देगा तो वो आपका बुध हो जाएगा। याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना, सबसे छोटा ग्रह आपका बुध हो जाएगा। और ये देखो शुक्र और बुध ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और सबसे अधिक उपग्रह किसके हो जाएंगे, तो मेरे भाई ये शनि ग्रह के हो जाएंगे, ठीक है ना। शनि ग्रह के टोटल 146 उपग्रह हैं। शनि ग्रह के कितने हैं, टोटल 146 उपग्रह हैं, ठीक है ना।
और यहीं पर अगर बृहस्पति ग्रह का बोलोगे तो बृहस्पति ग्रह के टोटल 95 उपग्रह हैं। बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? 95 उपग्रह हैं। और शुक्र और बुध ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा ग्रह अगर बोलोगे तो भाई बड़ा तो आपका बृहस्पति है, लेकिन सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के है, ठीक है ना। और मेरे भाई सबसे छोटा अगर ग्रह बोलेगा तो वो बुध हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? मेरे भाई ये देखो, दिल्ली किस नदी के किनारे है बताओ? ये जो गंगा नदी है ये उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है ना। भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती है देवप्रयाग में तो वहाँ से गंगा नदी का निर्माण होता है। और मेरे भाई जब गंगा नदी का निर्माण होता है उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में आती है, उत्तर प्रदेश से बिहार में जाती है, बिहार से झारखंड में जाती है, झारखंड से पश्चिम बंगाल में जाती है, फिर उधर जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है ना। मतलब ये जो गंगा नदी है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो मेरे भाई उत्तराखंड से आती है, तो अगर उत्तराखंड बोल देगा किस नदी के किनारे है, वैसे तो उत्तराखंड में बहुत सारा नदी है, लेकिन अगर गंगा ऑप्शन में गया तो गंगा हो जाएगा। और स्पेशल अगर हरिद्वार बोल दिया तो मेरे भाई हरिद्वार किस नदी के किनारे है? हरिद्वार आपका गंगा नदी के किनारे है। उसके बाद से अगर कानपुर बोल दिया तो कानपुर आपका गंगा नदी के किनारे है। मेरे भाई अगर वाराणसी बोल दिया तो वाराणसी भी आपका गंगा नदी के किनारे है, ठीक है ना। पटना बोल देगा तो पटना भी आपका गंगा नदी के किनारे है। ये भी मैं एप्लीकेशन में बहुत अच्छे से कराया हूँ। जो आपका सबसे चौड़ी नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है ना। जो मतलब तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। जो सबसे लंबी नदी है गंगा नदी है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, ठीक है ना। और गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को बताया हूँ। दिल्ली किस नदी के किनारे है? तो दिल्ली आपका यमुना नदी के किनारे है, ठीक है ना। याद रखना आप सभी साथी। अगर सूरत बोल देगा तो सूरत आपका ताप्ती नदी के किनारे है, ठीक है ना। सूरत किस नदी के किनारे है? तो सूरत आपका ताप्ती नदी के किनारे है। अगर गोरखपुर बोल देगा तो मेरे भाई गोरखपुर किस नदी के किनारे है? तो ये जो आपका गोरखपुर है राप्ती नदी के किनारे है, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है ना। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि रंगभूमि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से बताओ बताओ मेरे शेर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रंगभूमि नामक पुस्तक के लेखक बताओ। एक बार मैं देख लूँ सब कुछ सही चल रहा है ना, क्योंकि ये आपका लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है। रंगभूमि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेरे भाई अगर पूछ देगा रघुवंशम के रचयिता कौन है तो ये क्या हो जाएगा मेरे शेर? रघुवंशम के रचयिता बोल देगा तो कालिदास हो जाएंगे। साथ ही साथ मेघदूत का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो मेघदूत का रचयिता भी कालिदास हो जाएंगे। याद रखना आप सभी साथी। रामचरितमानस के अगर बोल देगा रामचरितमानस के रचयिता कौन है तो याद रखना आप सभी साथी। अगर रामचरितमानस बोल देगा ना तो ये मेरे भाई आपका हो जाएगा तुलसीदास, याद रखना। और रंगभूमि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आप सभी साथी जल्दी से बताओ मेरे शेर। प्रेमचंद, जितने भी साथी बता रहे हो राइट बता रहे हो, ये प्रेमचंद रंगभूमि नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? मेरे भाई अगर पूछ देगा भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ, मेरे भाई कब बनकर तैयार हुआ अगर ये पूछ देगा तो क्या करोगे? अगर तैयार का पूछ देगा तो ये आपका हो जाएगा 26 नवंबर, ठीक है ना, 1949, ठीक है ना, बनकर तैयार हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? अपना संविधान लागू हो गया। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना, ठीक है ना। मेरे भाई 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया? संविधान लागू हो गया। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। वायुसेना के विंग कमांडर थल सेना में किस पद पर होते हैं? वायुसेना के जो विंग कमांडर होते हैं तो ये थल सेना में किस पद पर होते हैं बताओ? इसका राइट आंसर लेफ्टिनेंट कर्नल हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गिनती करते जाना कितना प्रश्न सही हो रहा है। रोज मैं आप लोगों के कमेंट को देखता हूँ। किसी दिन आप लोग का 24 सही होता है, किसी दिन 23 सही होता है, किसी दिन 22 सही होता है, ठीक है ना। अभी तो 2 ही क्लास हुआ है। पहला में तो आपका स्कोर एकदम हाई चला गया था। दूसरा में ओरिजिनल प्रश्न कराया तो कुछ लोगों का मतलब बहुत प्रॉब्लम हुआ था। तो टेंशन नहीं लेना है, पढ़ते रहना है आपको। किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? क्यों लिया था मेरे भाई? ये महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिए थे? बहुत अच्छे से मैं आपको बताया हूँ, ठीक है ना। क्यों वापस लिया गया था ये असहयोग आंदोलन? तो मेरे भाई मैं आपको क्या बताया था, 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड हुआ था, ठीक है ना। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, ठीक है ना। क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड हुआ था। ये चौरी चौरा किस जिले में पड़ता है? तो मेरे भाई ये जो चौरी चौरा है ना
ये गोरखपुर जिले में पड़ता है। मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिख देता हूँ जीकेपी। चौरी चौरा क्या हुआ था, कांड हुआ था, इसीलिए क्या हुआ, चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी जी क्या किए, जो असहयोग आंदोलन मतलब चलाए थे 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया, ठीक है ना, अंग्रेजों को भगाने के लिए। लेकिन जब 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ तो उसके कारण ये महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए 1922 ईस्वी में। ये सीधा सीधा इनका कहना था कि भाई आपको मारपीट नहीं करना है, अगर अंग्रेजों को भगाना है तो शांतिपूर्वक से, मतलब उन लोगों का जो भी सामान वामान है उन लोगों का हम लोग को यूज नहीं करना है, यही सारी चीज़ें बोलते थे, ठीक है ना। ये शांतिपूर्वक रहते थे, अहिंसावादी थे, और कुछ लोग हिंसावादी थे, ठीक है ना। कुछ लोग मार काट वाले बंदे थे और ये क्या थे, ये बिना मार काट वाले बंदे थे। तो चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। कब लिया गया था, तो 1922 में लिया गया था, ठीक है ना, याद रखना आप सभी साथी। भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन है, बताओ आप लोग, भारत के जो प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन है मेरे भाई, देखते हैं कितने लोग बताते हो मेरे भाई। इसका राइट आंसर अर्जन सिंह हो जाएगा, ऑप्शन ए। जितने भी साथी बताए हो बिल्कुल भी राइट बताए हो। नेक्स्ट आपका है, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है, बताओ मेरे शेर। अगर ये नहीं बताओगे तो क्या बताओगे, बताओ, अगर ये नहीं बताओगे तो क्या बताओगे। इसका राइट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। ये धौलावीरा कहाँ पर है मेरे भाई, गुजरात हो जाएगा। अगर राखीगढ़ी पूछ देगा तो कहाँ पर है मेरे भाई, अगर राखीगढ़ी पूछ देगा तो ये आपका हो जाएगा हरियाणा में। याद रखना आप सभी साथी, पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना, आप सभी साथियों को पता होना चाहिए। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा का हिस्सा है मेरे भाई। सौरमंडल से 100% एक प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर बताओ। बहुत बढ़िया, एंड्रोमेडा। जितने भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हो, राइट बता रहे हो। हमारा जो सोलर सिस्टम है, जो सौरमंडल है, तो वो किस आकाश गंगा का हिस्सा है, तो एंड्रोमेडा का हिस्सा है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर के समतुल्य थल सेना में कौन सा पद होता है, जल्दी से बताओ मेरे शेर, बताओ इसका राइट आंसर। नौसेना के जो लेफ्टिनेंट कमांडर होते हैं तो वो थल सेना में मेजर रैंक के अधिकारी होते हैं, ठीक है ना, याद रखना। नौसेना के जो लेफ्टिनेंट कमांडर होते हैं तो वो थल सेना में क्या होते हैं, मेजर रैंक के अधिकारी होते हैं मेरे भाई। आपका नेक्स्ट है, भारत के किसी प्रदेश में नियुक्त होने वाली महिला मुख्यमंत्री कौन है, पहली महिला मुख्यमंत्री बोल रहा है, बताओ, और वो भी भारत का। सीधा सीधा सा है कि प्रथम भारतीय महिला मुख्यमंत्री कौन है, बताओ मेरे शेर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन ए जितने लोग बता रहे हो, राइट बता रहे हो। नेक्स्ट आपका है कि सर्वप्रथम किस विदेशी व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बहुत अच्छे से मैं आपको बताया हूँ, यहाँ विदेशी व्यक्ति बोला है ना, तो आपको सही बताना है, ठीक है ना। देखते हैं कितने लोग बताते हो, बताओ मेरे शेर। इसका राइट आंसर बताओ, बताओ आप सभी साथी इसका राइट आंसर। भाई यहाँ पर ये जो आपका दिया है ना, ये आपका स्वास्थ्य मंत्री थी उस टाइम, ठीक है ना, भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री। ये आपका हो जाएगा पहला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सुचिता कृपलानी। जितने लोग ऑप्शन बी बताए हो, राइट बताए हो, ठीक है ना, इसे आप लोग सही कर लेना। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नहीं होगा, सुचिता कृपलानी हो जाएगा पहला मुख्यमंत्री। और प्रधानमंत्री बोल देगा तो ये इंदिरा गांधी हो जाएगा, अगर पीएम बोल देगा तो इंदिरा गांधी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आपका ये प्रश्न है, बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं कितने लोग बताते हो। बहुत बढ़िया मेरे शेर, खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन सी बता रहे हो, राइट बता रहे हो। सर्वप्रथम किस विदेशी व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो मेरे भाई सबसे पहले भारत रत्न खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला था, जो विदेशी आदमी थे। नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, बताओ मेरे शेर। इजी प्रश्न है, रजिया सुल्तान हो जाएगा, ठीक है ना। क्लास ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं देखा हूँ 17 मिनट हो गया था बहुत पहले।
किस भारतीय को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जल्दी से बताओ मेरे भाई, मैं आपको बहुत अच्छे से बताया उन नोबेल पुरस्कार के बारे में। नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? तो 1901 से हुआ था। सबसे पहले किसे मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। कब मिला था इनको? तो 1913 ईस्वी में मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? तो मेरे भाई साहित्य के क्षेत्र में मिला था। याद रखना आप सभी साथी, साहित्य के क्षेत्र में इनको मिला था, ठीक है ना। नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में मिला था। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना, ये भी याद रखना। शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को भी नोबेल पुरस्कार मिला है, लेकिन सबसे पहले व्यक्ति बोला है तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, जिनको साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था 1913 ईस्वी में। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था? अंतरिक्ष यात्री नहीं बोल रहा है, ठीक है ना, अंतरिक्ष यान बोल रहा है। तो बताओ आप सभी साथी, अगर मेरे भाई बोल देगा कि अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो यूरी गागरिन था, ठीक है ना, ये आपका विश्व का था। अगर यात्री बोलेगा तो मेरे भाई ये कौन हो जाएगा? यूरी गागरिन हो जाएगा, ठीक है ना, यूरी गागरिन हो जाएगा। और मेरे भाई अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा तो मेरे भाई क्लास को लाइक कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और जो प्ले स्टोर पर एनडीसी क्लास एप्लीकेशन है ना, वहाँ भी एक अच्छा सा फीडबैक देना, बताना आप, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है एनडीसी क्लास एप्लीकेशन के बारे में, नीलेश डिफेंस करियर यूट्यूब के बारे में। मेरे भाई मैं जितना भी कंटेंट लाता हूँ ना, आप लोग देखते हो सारी चीज़ें आपके सामने रहता है, कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट मिलता है, अच्छा कंटेंट मिलता है, आसानी से सारी चीज़ें आपको याद भी हो जाता है। मेरे भाई अगर प्रथम अंतरिक्ष यात्री बोलेगा तो यूरी गागरिन हो जाएगा। अगर प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री बोल देगा तब आप लोग क्या करके आओगे? अगर प्रथम भारतीय बोल दिया तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ का प्रथम का मैं बता रहा हूँ, तो प्रथम अगर बोल देगा भारतीय, ये आपका विश्व का हो जाएगा, ठीक है ना, और ये आपका क्या हो जाएगा? भारतीय हो जाएगा। राकेश शर्मा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राकेश शर्मा प्रथम भारतीय हो जाएगा मेरे शेर, ठीक है ना, याद रखना आप सभी साथी। और स्पुतनिक 1 जितने भी साथी बता रहे हो राइट बता रहे हो, ठीक है ना, इसका राइट आंसर जितने भी साथी आप सने बता रहे हो राइट बता रहे हो। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था? स्पुतनिक 1 था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? अच्छा प्रश्न है, बताओ इसका राइट आंसर। 2 प्रश्न और बचा है, तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? मेरे भाई सुमेलित नहीं है ये बोल रहा है। सुष्मिता सेन ये क्या है? मिस यूनिवर्स बनने वाली हैं, ठीक है ना। रीता फारिया ये भी आपका मिस वर्ल्ड से हो जाएगा। और ये आपका कल्पना चावला प्रथम भारतीय मूल की महिला है, ठीक है ना, अंतरिक्ष यात्री है। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? कल्पना चावला, ठीक है ना, तो ये भी आपका सही है। ये जो सुनीता विलियम है ये प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री दिया है, जो कि बिल्कुल भी गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि बोला है कौन सा सुमेलित नहीं है। ये जो सुनीता विलियम है ये प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री दिया है, तो प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी मेरे भाई? वेलेंटीना टेरेस्कोवा थी, ठीक है ना, वेलेंटीना टेरेस्कोवा थी। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना, इसे आप लोगों को सही कर देना, जब ये गलत है तो ये सही हो जाएगा। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न यह है, और आज का लास्ट प्रश्न है कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? अगर भारत का बोलेगा तो इंदिरा गांधी हो जाएगा, ठीक है ना, अगर भारत का बोलेगा तो मेरे भाई क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी हो जाएगा, याद रखना आप सभी साथी। लेकिन यहाँ पर भारत का ना बोलकर पूरा विश्व का बोल दिया है, तो बताओ आप सभी साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, एस भंडार नायके आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग ये कमेंट करके बताना कि एस भंडार नायके किस देश की थी, ठीक है ना, प्रथम महिला प्रधानमंत्री। अभी आप लोग का 25 प्रश्न समाप्त हो गया है। कमेंट करके बताओ इन 25 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और जितने साथी नेवी एमआर के पेपर का तैयारी एकदम 0 लेवल से करना चाहते हो तो ये विक्रांत बैच लेकर और अच्छे से तैयारी में लग जाना, क्योंकि बहुत सारा क्लास कराया जा चुका है। जितना क्लास कराया गया है सारा PDF आपको दिया गया है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, आप लोग को ऑल द बेस्ट।